हाय फ्रेंड्स, आज हम ऑपरेशन रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यूइंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, हम सभी डेली लाइफ में कभी ना कभी क्यू में ज़रूर खड़े होते हैं। चाहे वो क्यू आपकी पोस्ट ऑफिस में बनी हो, चाहे बैंक्स में हो, चाहे रेस्टोरेंट में हो, चाहे आप अपनी गाड़ी में बैठकर टोल प्लाजा के ऊपर इंतजार कर रहे हो। इन सभी सिचुएशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम किसी ना किसी टाइप की सर्विस की डिमांड कर रहे हैं। क्यूइंग थ्योरी में जो सर्विस की डिमांड करने वाला होता है उसे हम बोलते हैं कस्टमर। कस्टमर आपका पर्सन हो सकता है, मशीन हो सकती है, व्हीकल हो सकता है। इन दो एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। ये आपके पास एक अस्पताल है, यहाँ पर पेशेंट डॉक्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं, तो डॉक्टर उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो डॉक्टर के हम क्यूइंग थ्योरी में बोलेंगे सर्वर, और जो पेशेंट है उनको हम बोलेंगे कस्टमर। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, ये एक सर्विस स्टेशन है, यहाँ पर गाड़ियाँ सर्विस होने के लिए आती हैं। तो इस एग्जाम्पल में जो सर्विस होने के लिए आती हैं गाड़ियाँ, उनको हम बोलेंगे क्यूइंग थ्योरी के अंदर कस्टमर, और जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है उसे हम बोलेंगे सर्वर। तो जैसा कि साथियों, हर कोई चाहता है कि लाइन में खड़े होकर उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो चाहता है कि उसका सिस्टम कोलैप्स ना हो। कोलैप्स होने का मतलब है साथियों, जैसे अगर इस सर्विस स्टेशन के ऊपर एक टाइम के ऊपर कई सारी गाड़ियां पहुंच जाएं और इस सर्विस स्टेशन के ऊपर मैनेजमेंट अच्छी ना हो, तो लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करने पर कई आदमी इस लाइन को छोड़कर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो इसे हम बोलते हैं सिस्टम का कोलैप्स होना, क्योंकि इस सिचुएशन में सर्वर को ही नुकसान होगा। तो लाइन में खड़े होकर अपने टाइम को हम कैसे कम करें, और जो सर्वर है वो अपने कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करे, इन सिचुएशन में क्यूइंग थ्योरी आपकी हेल्प करती है। तो क्यूइंग थ्योरी को पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है साथियों। जिन साथियों ने प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट कोर्स किया हुआ है वो साथी इन टर्म्स के साथ अच्छे से फैमिलियर होंगे, जैसे कि सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट, इवेंट, रैंडम वेरिएबल। एक बार इन सभी डेफिनेशन को हम जल्दी से पढ़ते हैं। आप जैसे कि कोई किसी कॉइन को टॉस करते हो, तो कॉइन की जो आउटकम है वो आपकी हेड हो सकती हैं और टेल हो सकती हैं। तो जो आउटकम आती है उनको हम बोलते हैं सैम्पल पॉइंट, और सारी की सारी आउटकम्स के सेट को हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के सबसेट को हम बोलते हैं इवेंट। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन समझते हैं साथियों। रैंडम वेरिएबल अपने आप में एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन होती है आपकी सैम्पल स्पेस किसी एक्सपेरिमेंट का, और कोडोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर। एक एग्जांपल से समझते हैं साथियों। मेरे पास एक डाइस है, डाइस के ऊपर 6 डॉट हैं, तो इसकी जो आप डाई को रोल करोगे तो जो ऊपर आउटकम आएगी वो 1 2 6 आ सकती है। तो मैंने सैम्पल स्पेस बना दिया 1 2 3 4 5 6। तो इस एस के ऊपर मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन क्या डिफाइन किया है कि अगर जो भी आउटकम आएगी उसका ट्वाइस इस एक्स की उस आउटकम के ऊपर वैल्यू होगी। तो ये फंक्शन अपने आप में साथियों स्टैटिस्टिक्स के अंदर रैंडम वेरिएबल कहलाता है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रैंडम प्रोसेस को पढ़ते हैं। रैंडम प्रोसेस को ही हम स्टोकेस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं और काउंटिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल की फैमिली हो तो उस फैमिली को हम बोलते हैं रैंडम प्रोसेस। इस बात को इस एग्जांपल से समझते हैं साथियों। जैसे मैं डाई को थ्रो करता जाने लग रहा हूँ, पहली बार थ्रो किया, तो पहली बार थ्रो करोगे तो डाइस के ऊपर 1 2 6 कुछ भी आ सकता है। तो पहले थ्रो के साथ आप एक रैंडम वेरिएबल x1 एड ज्वाइन कर दिया। आपने डाई को दोबारा थ्रो किया, तो दूसरे थ्रो के साथ आपने रैंडम वेरिएबल दूसरा x2 ज्वाइन कर दिया। तो जैसे जैसे आप थ्रो करते जाने लग रहे हो, हर थ्रो के साथ एक रैंडम वेरिएबल हम ऐड ज्वाइन करते जाने लग रहे हैं। तो इन सभी रैंडम वेरिएबल की कलेक्शन को हम, फैमिली को हम रैंडम प्रोसेस या स्टोकेस्टिक प्रोसेस बोलेंगे साथियों। इस कलेक्शन को, यहाँ पर n जो है आपका, वो आपका पैरामीटर है। अगर ये n आपका काउंटेबल हो तो हम इसे बोलेंगे डिस्क्रीट पैरामीटर स्टोकेस्टिक प्रोसेस, और अगर आपका n कंटिन्यूअस हो तो हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस पैरामीटर स्टोकेस्टिक प्रोसेस। कंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपका डिस्क्रीट पैरामीटर था, क्योंकि n आपका 1 2 3 4 5 6 काउंटेबल है, ये हो सकता था। इस दूसरे एग्जांपल में देखते हैं साथियों। यहाँ पर मैंने x के सफिक्स t लिखा है और t बिलोंग्स टू कैपिटल T। हम ये चीज़ स्टडी करना चाहते हैं कि 0 से t टाइम के इंटरवल में कितनी नंबर ऑफ फ़ोन कॉल रिसीव हुई किसी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर। तो इसके लिए जो रैंडम वेरिएबल है, जैसे कि मैं अगर x1 बोलूँ, x1 का मतलब है 0 से लेकर 1 आवर तक कितनी टेलीफोन कॉल रिसीव हुई एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रैंडम वेरिएबल असाइन किया उसको हमने बोल दिया x1। तो यहाँ पर साथियों, क्योंकि t आपका एक कंटिन्यूस पैरामीटर है, क्योंकि 0 से 10 के बीच में t कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमें फैमिली मिलेगी उसके अंदर जो आपको रैंडम वेरिएबल मिलेंगे वो अनकाउंटेबल होंगे।
तो इस टाइप की फैमिली को, इस टाइप की रैंडम वेरिएबल की फैमिली को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पैरामीटर स्टोकेस्टिक प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे डेफिनेशन है स्टेट स्पेस की। जैसा कि मैंने अभी अभी आपके सामने एक एग्जांपल दिया था डिस्क्रीट पैरामीटर स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, कि जहां पर xn था आपका आउटकम ऑफ द nth रो, तो xn के अंदर xn की बजाय आप x1 ले सकते हो, x1 आपका होगा आउटकम ऑफ द फर्स्ट रो। तो x1 का जो जो आंसर आ सकता है, x1 का जो जो आंसर आ सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में x1 का आंसर आ सकता है 1 2 3 4 5 6, तो इन आंसर को ही हम बोलते हैं स्टेट स्पेस। The set of possible value of single random variable xn of a stochastic process is known as its state space. स्टेट स्पेस आपकी डिस्क्रीट भी हो सकती हैं और स्टेट स्पेस आपकी कंटिन्यूस भी हो सकती हैं। अगर रैंडम वेरिएबल काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज को अज्यूम करता है तो हम बोलेंगे स्टेट स्पेस स्टोकेस्टिक प्रोसेस की स्टेट स्पेस डिस्क्रीट है, और अगर रैंडम वेरिएबल आपका कंटिन्यूस वैल्यू अज्यूम करता है तो हम बोलेंगे स्टेट स्पेस आपकी कंटिन्यूस है। एक रिमार्क लिखा हुआ है साथियों, ए स्टोकेस्टिक प्रोसेस इन कंटिन्यूस टाइम मे हैव ईदर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस स्टेट स्पेस। अगर आपके पास जो पैरामीटर है वो कंटिन्यूस है तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस में जो रैंडम वेरिएबल्स हैं वो आपकी डिस्क्रीट वैल्यूज को भी अज्यूम कर सकते हैं और कंटिन्यूस वैल्यू को भी अज्यूम कर सकते हैं। एक एग्जांपल से पढ़ते हैं इस बात को साथियों। xn आपका रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम टेम्परेचर एट ए पर्टिकुलर स्पेस इन टाइम इंटरवल ऑफ टाइम 0 से t। तो यहाँ पर आपका जो पैरामीटर है वो आपका कंटिन्यूस है। देन द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ xn इज कंटिन्यूस। यहाँ पर जो आपका पैरामीटर t है वो कंटिन्यूस है, हर t के कोरिस्पोंडिंग हम एक रैंडम वेरिएबल को एसोसिएट करेंगे। लेकिन जो रैंडम वेरिएबल आपका वैल्यू देगा, xn जो वैल्यू जूम करेगा वो जूम करेगा मैक्सिमम टेम्परेचर, और टेम्परेचर तो साथियों एक रेंज से, स्टार्टिंग रेंज से फाइनल रेंज तक कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो ये एग्जांपल है आपका कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस का। तो इस एग्जांपल को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस स्टोकेस्टिक प्रोसेस विद कंटिन्यूअस स्टेट स्पेस। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्यूइंग थ्योरी जिस प्रोसेस के ऊपर टोटली डिपेंड है वो आपका प्रोसेस है पॉइजन प्रोसेस। पॉइजन प्रोसेस की डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं साथियों। मान लो आपके पास एक रोड है, इस रोड के ऊपर एक पर्टिकुलर पोजीशन है ए। हम साथियों ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इस पॉइंट ए से कितनी गाड़ियाँ पर क्रॉस करती हैं, और क्योंकि आपका ये प्रोसेस बिल्कुल ही रैंडम है, हम इस बात के ऊपर श्योरली नहीं बोल सकते कि किस टाइम के ऊपर इस पॉइंट पर कितनी गाड़ियाँ क्रॉस करेंगी। तो ये आपका सारा का सारा एक्सपेरिमेंट रैंडम है। तो इन रैंडम एक्सपेरिमेंट को स्टडी करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ती है। इस सारे के सारे कंसेप्ट को प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी साथियों पॉइजन प्रोसेस की। पॉइजन प्रोसेस हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट फ्रॉम हैपनिंग व्हेन यू नो हाउ ऑफन द इवेंट हैज अकर्ड। जैसे कि यहाँ पर साथियों हमें ये तो पता है कि इस पॉइंट से, अगर हम पिछले एक्सपीरियंस से देखें कि कितनी इस पॉइंट से कितनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन हम श्योरिटी से नहीं बता सकते कि कितनी गाड़ियाँ गुजरेंगी। तो इस टाइप के सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमें पॉइजन प्रोसेस के साथियों हम पॉइजन प्रोसेस को डेफिनेशन को पढ़ते हैं, इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लेट ई बी ए रैंडम इवेंट जैसा कि हम बोल रहे थे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि अगर आपकी इस पॉइंट से एक गाड़ी गुजरी तो हम उसको बोलेंगे कि हमारी इवेंट अकर कर गई। तो आपकी इवेंट कोई भी हो सकती है, इनकमिंग कॉल एट स्विच बोर्ड की कोई कॉल आई, अराइवल ऑफ पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट एट क्लिनिक की कोई क्लिनिक के ऊपर कोई पेशेंट किसी भी टाइम आ सकता है, और अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट एट ए सर्टेन प्लेस। इवेंट आपकी इस तरीके की होनी चाहिए जो रैंडम हो, जिसके बारे में कोई अंदाज़ा ना लगाया जा सकता हो। तो इस प्रोसेस के लिए आपके पास ई कोई रैंडम इवेंट है। वी कंसीडर द टोटल नंबर एन टी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट ई इन द इंटरवल ऑफ टाइम टी। हमने एक एन टी डिफाइन किया है। एन टी है आपका 0 से टी या इंटरवल ऑफ टाइम टी, जिस टाइम की लेंथ टी लेंथ है उसके अंदर आपकी ये इवेंट कितनी बार अकर करेगी, उसकी नोटेशन हमने बना दी एन टी। और एक बात और सपोज करते हैं साथियों, पी एन टी आपका शो करता है प्रोबेबिलिटी दैट रैंडम वेरिएबल एन टी एज्यूम द वैल्यू एन।
पी एन टी आपका शो करेगा कि टी इंटरवल टाइम के अंदर आपका जो रैंडम वेरिएबल एन टी है, रैंडम वेरिएबल एन टी है, वो एन वैल्यू जूम करेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है साथियों पी एन टी। पी एन टी इज इक्वल टू पी ऑफ एन टी इज इक्वल टू एन। और साथ के साथ ये बात और अज्यूम कर लेते हैं साथियों कि फॉर ईच फिक्स टी दिस समेशन एन जीरो से इन्फिनिटी पी एन टी इज इक्वल टू वन। इन बातों को अज्यूम करने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि जो हमने पी एन टी डिफाइन किया है वो अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशन होती है साथियों। तो पी एन टी आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है रैंडम वेरिएबल एन टी का। तो एन टी जो है, क्योंकि टी तो आपका एक कंटिन्यूस पैरामीटर है, टी आपका टाइम है, तो हर टी के कोरस्पॉन्डिंग हम एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। तो इन रैंडम वेरिएबल की ही फैमिली को हम क्या बोलेंगे? पॉइजन प्रोसेस। पॉइजन प्रोसेस साथियों अपने आप में होता तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही है, लेकिन इसके अंदर खास बात क्या है कि जो आपका पैरामीटर है वो टाइम होगा, और जो स्टेट्स और जो आपका फैमिली है, जो आपकी फैमिली होगी वो कंटिन्यूस पैरामीटर स्टोकेस्टिक प्रोसेस की होगी, और जो स्टेट होगी वो डिस्क्रीट होगी। और जो एक्सपेरिमेंट होंगे, जिन जिन एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करना चाहते हैं वो इस तरीके के होंगे जो रैंडम होंगे, जिनके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो पॉइजन प्रोसेस साथियों अपने आप में क्या होता है? एक रैंडम वेरिएबल्स की कलेक्शन ही जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। आगे पॉइजन प्रोसेस को पढ़ने के लिए हम कुछ बातें और अज्यूम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सपेरिमेंट में बताया कि इस एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी गाड़ियां क्रॉस करती हैं, इस बात को अगर स्टडी करना चाहें तो उसके लिए हमें पॉइजन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी। और पॉइजन प्रोसेस के लिए हमें कुछ अजम्पशन करनी पड़ेंगी। वो अजम्पशन है साथियों ये: फ्यूचर चेंज इन एन टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट चेंज इन इट। इस बात का मतलब है कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर यहाँ पर गाड़ी गुजरी तो इससे नेक्स्ट आने वाले टाइम के ऊपर हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कोई गाड़ी इस पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरेगी या नहीं। इसका मतलब यही हुआ साथियों कि फ्यूचर जो चेंज है वो इंडिपेंडेंट है आपका पास्ट चेंज से। सेकेंड एजम्पशन का मतलब है साथियों, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर आपकी इवेंट ई ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार अक्कर कर सकती है। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखेंगे पी जीरो डेल्टा टी का मतलब है साथियों प्रोबेबिलिटी कि आपकी इवेंट अक्कर ना करे इन डेल्टा टाइम टी। पी वन टी है, पी वन डेल्टा टी का मतलब है साथियों प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अक्कर इन टाइम डेल्टा टी। और ये आपका स्मॉल ओ शो करता है, लिटल ओ बोलते हैं हम साथियों, लिटल ओ ऑफ डेल्टा टी। ये सारा सारा सम आपका बनाना चाहिए। जैसा कि हमने अज्यूम किया है कि डेल्टा टी क्या टाइम के अंदर आपकी इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार अक्कर कर सकती है, तो इस सारे का सम, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, इसका हमने ले लिया 1। ये आपकी सेकंड एजम्पशन है साथियों। थर्ड एजम्पशन देखते हैं। थर्ड एजम्पशन के लिए एक बात समझते हैं साथियों, जैसे हम इस रोड के ऊपर ये स्टडी कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी गाड़ी कितनी बार गुजरेंगी, और हम इस बात को कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने जैसे ऑब्जर्व किया कि 10:30 टू 12:30 ऑन एन एवरेज इस पॉइंट से 60 गाड़ी आपकी क्रॉस करती हैं। तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट से अंदाज़ा लगाया कि इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर इस पॉइंट से 60 गाड़ियाँ आपकी क्रॉस करती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड एवरेज नंबर ऑफ अराइवल ऑफ कस्टमर पर यूनिट टाइम। इस थर्ड कंडीशन को पढ़ते हैं, थर्ड एजम्पशन को पढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट अक्कर ई अक्कर बिटवीन टी एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस, कि टी एंड डेल्टा टी टाइम के अंदर आपकी कोई इवेंट अक्कर करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। सेकंड एजम्पशन के अंदर अज्यूम किया था साथियों हमने डेल्टा टाइम टी के अंदर जो इवेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार अक्कर कर सकती है। और थर्ड एजम्पशन के अंदर साथियों हमने बताया है कि अगर इवेंट एक बार अक्कर करती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सारी एजम्पशन को हम अज्यूम कर ले साथियों, तो जो आपका रैंडम वेरिएबल है एन टी, जो कि एन टी आपका था अक्रेंस ऑफ एन इवेंट ई इन इंटरवल ऑफ टाइम टी, तो वो एन टी आपका पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा जिसका मीन होगा लेमडा डेल्टा टी। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है एन टी का। पॉइजन प्रोसेस के ऊपर ही साथियों आपकी क्यूइंग थ्योरी डिपेंड है, क्योंकि हम
नहीं जानते कि आप जब लाइन में खड़े हैं तो कोई कस्टमर किसी भी टाइम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, इंटर अराइवल टाइम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव अकरेंस आर कॉल्ड इंटरवल अराइवल टाइम। जैसे उस एग्जांपल में, जैसे ए पॉइंट के ऊपर कोई गाड़ी आपकी 10 बजे आई, 10 बजे क्रॉस किया, और नेक्स्ट गाड़ी ने 10:15 के ऊपर उस पॉइंट को क्रॉस किया, तो इन दो सक्सेसिव अकरेंस का, जिसमें आपकी सक्सेसिव अकरेंस का जो टाइम पीरियड है, इनके बीच का टाइम, उसको हम बोलते हैं इंटर अराइवल टाइम। अब साथियों हम फंडामेंटल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, किसी भी क्यूइंग सिस्टम की क्या फंडामेंटल स्ट्रक्चर हो सकती है। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं, कस्टमर आपके अराइव करते हैं, फिर वो क्यू बनाते हैं, क्यू बनाने के बाद वो सर्वर के पास जाते हैं और सर्विस लेकर वो डिपार्ट हो जाते हैं। इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन सर्विस लेने के लिए आपके पास अराइव करेगी, लाइन में खड़ी होगी, सर्वर के पास जाएगी और फिर डिपार्चर। ये आपकी किसी भी क्यूइंग सिस्टम की फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। क्यूइंग सिस्टम में जो सर्वर है वो चाहता है कि सर्विस कैपेसिटी वेटिंग टाइम के बीच में बैलेंस बना रहे। साथियों अब हम पढ़ते हैं क्यूइंग सिस्टम को डिस्क्राइब करने वाले कुछ एलिमेंट्स। ये 3 एलिमेंट्स हैं साथियों। पहला है इनपुट और अराइवल प्रोसेस ऑफ कस्टमर, सेकंड है सर्विस मैकेनिज्म, थर्ड है क्यू डिसिप्लिन। इनपुट प्रोसेस के 3 पार्ट हैं साथियों, साइज, अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर बिहेवियर। सबसे पहले हम एक बार कस्टमर बिहेवियर को डिस्कस करते हैं। जैसा कि साथियों ये तो सारा का सारा रियल लाइफ से ही रिलेटेड है। ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करते हैं अपनी सर्विस के लिए, उन्हें बोलते हैं हम पेशेंट कस्टमर। कुछ ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो कुछ देर के लिए लाइन में वेट करते हैं और सर्विस ना आने के पर अगर उनकी सर्विस में टाइम लग जाए तो वो छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इम्पेशेंट। और इस सारे के सारे बिहेवियर को बोलते हैं हम रिनीजिंग बिहेवियर। अगर किसी सिस्टम के अंदर लंबी लाइन बनी हुई हो तो कस्टमर लाइन को ज्वाइन किए बिना ही सिस्टम को छोड़ के चला जाता है, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं बाल्किंग। और अगर किसी सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा लाइन बनी हुई हो, एक से ज़्यादा क्यू बनी हुई है, और आपने एक लाइन ज्वाइन की, एक क्यू ज्वाइन की, और आपको फील हुआ कि जो दूसरी वाली क्यू है वो जल्दी मूव कर रही है, तो आप अपनी क्यू को छोड़कर दूसरी क्यू में चले जाते हो। इस बिहेवियर को हम बोलते हैं जोकिंग। आगे पढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है साथियों, जैसे कि आप सिस्टम के अंदर जो कस्टमर किसी भी रेट से आ सकते हैं, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो टोटली आपका कंसेप्ट रैंडम है, और रैंडम का जहाँ पर केस आता है वहीं पर प्रोबेबिलिटी आती है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपके कस्टमर सिस्टम के अंदर आ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में समझा था साथियों कि पॉइंट ए से किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, वो भी तो अपने आप में साथियों एक रैंडम सिचुएशन ही थी। और उस सिचुएशन में आपका रैंडम वेरिएबल किसको फॉलो कर गया था साथियों? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सिमिलरली हम क्यूइंग सिस्टम में अज्यूम करते हैं कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन से कस्टमर आपके सिस्टम में ज्वाइन कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये है साइज, कि आपके जो कस्टमर है वो आपके फाइनाइट साइज में आते हैं या इनफाइनाइट साइज में आते हैं। सर्विस मैकेनिज्म, सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो सर्विस टाइम, किसी कस्टमर को सर्विस देने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम रैंडम वेरिएबल आपका किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने लग रहा है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और सर्विस मैकेनिज्म के कुछ पार्ट हो सकते हैं। सिंगल चैनल का मतलब 1 क्यू 1 सर्वर, की एक ही लाइन है और एक ही सर्विस देने वाला है। 1 क्यू सेवरल सर्वर्स, सेवरल क्यू 1 सर्वर। और मल्टी स्टेज चैनल फैसिलिटी, कि एक पेशेंट को कई सर्वर से होके जाना पड़े, जैसे किसी पेशेंट को वेरियस टेस्ट करवाने होते हैं। लास्ट थर्ड पॉइंट है क्यू डिसिप्लिन। क्यू डिसिप्लिन का मतलब है साथियों, जैसे अगर आप किसी लाइन में ज्वाइन कर जाते हो, सिस्टम में सर्विस लेने के लिए ज्वाइन कर जाते हो, तो इस
इस लाइन का डिसिप्लिन क्या है कि जो पहले आया उसी को पहले सर्विस मिलेगी, या जो लास्ट में आया उसको पहले सर्विस मिलेगी, या रैंडम ऑर्डर में सर्विस देने लग रहे हैं। तो इन्हीं बातों के ऊपर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, लास्ट इन फर्स्ट आउट और सर्विस इन रैंडम ऑर्डर। लास्ट इन फर्स्ट आउट का एग्जांपल है साथियों, जैसा कि आपकी रेस्टोरेंट के अंदर डिशेस प्लेट आपकी वॉश होती हैं, जो सबसे ऊपर होती है वो सबसे पहले वॉश होती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो क्यूइंग प्रॉब्लम के अंदर क्या डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि क्यू लेंथ किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, और आपका जो सिस्टम है उसका जो बिजी पीरियड है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। इन 3 पॉइंट्स को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आगे डेफिनेशन है साथियों स्टेडी स्टेट की। इस डेफिनेशन को एग्जांपल से समझते हैं साथियों। जैसा कि आपके पास एक क्यूइंग सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर आपके कस्टमर आ रहे हैं और सर्विस लेकर जा रहे हैं, और ये सारा का सारा सिस्टम आपका बैलेंस्ड सिस्टम है। तो यहाँ पर आपकी जो ये सारी की सारी प्रोसेस है, अगर वो टाइम के ऊपर डिपेंड ना हो तो हम इस स्टेट को बोलते हैं ये सिस्टम आपका स्टेडी स्टेट के अंदर है। और अगर आपका सिस्टम टाइम के ऊपर डिपेंड हो तो उस बोलेंगे हम कि आपका जो सिस्टम है वो ट्रांजिएंट स्टेट के अंदर है। मैथमेटिकली ये लिखा हुआ है सारा का सारा, लेट पी एन टी डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एन यूनिट इन द सिस्टम ऑफ एट टाइम टी। अभी ये प्रोबेबिलिटी टाइम टी के ऊपर डिपेंड करने लग रही है। प्रोबेबिलिटी की आपके टाइम टी के अंदर एन कस्टमर होंगे, तो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा उसके लिए हम डेरिवेटिव करते हैं डी पी एन ऑफ डी टी। जैसा कि स्टडी स्टेट में टाइम इंडिपेंडेंट चाहिए और किसी क्यूइंग सिस्टम को हम स्टेबल बोलेंगे अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। हर कोई सर्वर चाहता है कि उसका सिस्टम स्टेबल रहे। मैथमेटिकली स्टेबल होने का मतलब है लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन टी इजिकल टू पी एन, मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो टी के ऊपर डिपेंड ना करे। इन बातों को साथियों आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूइंग सिस्टम। ए क्यूइंग सिस्टम इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड बाय 5 सिंबल्स। क्यूइंग सिस्टम को हम 5 सिंबल से डिनोट करेंगे। ये 5 सिंबल A/B/C:D/E। जो पहला सिंबल है वो आपका शो करेगा कि जो अराइवल है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करने वाला है। पहला जो दूसरा सिंबल है वो शो करेगा कि सर्विस टाइम किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। C शो करेगा कितने नंबर ऑफ सर्वर हैं। D आपका शो करेगा सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, और E शो करेगा आपका क्यू का डिसिप्लिन क्या है। अगर आपके सिस्टम का डिसिप्लिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड है तो हम लास्ट वाले सिंबल को हटा देते हैं। हम इतना ही लिखते हैं साथियों A/B/C/D। क्यूइंग सिस्टम के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस में हम हमारा जो अराइवल पैटर्न होगा वो आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, तो हम इस A की जगह लिखेंगे M। जो आपका B है वेरिएबल यानी कि सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, उसकी जगह भी हम साथियों लिखेंगे M। इनके बारे में साथियों कि आपका अराइवल जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों फॉलो करता है, इनके बारे में हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे।